नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, फिर एक बार हम उस मुद्दे पर बात करने आए हैं आपके साथ, और हमारे साथ हैं अखिलेश चंद्र त्रिपाठी, जो कि भारतीय फंडामेंटल राइट एसोसिएशन के सदस्य हैं और लगातार उन जानकारियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वर्ष 2022 के दौरान एक बड़ा आर्थिक अपराध भी हुआ और दवाओं के साथ घालमेल होने की स्थितियां भी सामने आई। अखिलेश भाई, हम आपका स्वागत करते हैं। वर्ष 2022 जी जी की वो घटना जिसको आपने अपनी सूचना के अधिकार के तहत निकाली, वो क्या थी? भाई साहब, सबसे बड़ा जो और अहम पहलू हमसे जुड़ा हुआ है, जो हम पारिवारिक तौर पे स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं, इस दौरान स्वास्थ्य को लेके मैं कई जगह प्रयासरत रहा कि जानकारी मिले जो अनियमितता हो रही है। तो एक अनियमितता मुझे पकड़ में आई कि 2022 में एक आयुक्त महोदय के आदेश पे एक जांच कमेटी बैठी जो एक्सपायरी दवाई वितरण मामले की जांच कर रही थी। उस रिपोर्ट को जब मैंने पढ़ा, आरटीए में जानकारी लेके जब मैंने पूरा पढ़ा, तो उसमें समझ में आया कि मेडिकल कॉलेज के 4 डीन और लगभग 3 अधीक्षक उसमें दोषी हैं सीधे तौर पे। इसके अलावा जो जांच समिति का जो प्रतिवेदन आया 11 पृष्ठों का, तो उसमें बताया गया कि 6 लोग हैं जो सीधे दोषी हैं, आरोपित हैं, कूट रचना में शामिल हैं, एक्सपायरी डेट की दवाइयां आम जनता को इलाज के दौरान दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी का मामला, जहां सरकार चाहती है कि उच्च स्तर का इलाज हो, उच्च स्तर के डॉक्टर हो, सब कुछ व्यवस्थाएं तो हैं, पर ये जो काला बाजार चल रहा है दवाइयों का, ये समझ के परे है। जांच कमेटी ने 11 पृष्ठों में साफ तौर पे 3 फार्मासिस्ट, 3 अधीक्षक और उस समय से लेके 4 डीन को बताया कि दोषी हैं। इस पूरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे पुलिस में मामला देके एफआईआर दर्ज करा के इन पे एक्शन लिया जाए। आश्चर्य, इसी बात को मध्य प्रदेश के एक विधायक ने विधानसभा में लगाया, कोई फायदा नहीं। कमेटी बनी, कमेटी ने जांच रिपोर्ट दी कि पुलिस में मामला देके जांच कराई जाए, कोई फायदा नहीं। आश्चर्य की और बड़ी बात आप देखिए कि डीन ने 2024 में भी एक कमेटी बना दी, बोले फिर जांच होगी इसकी। यानी 2022 में एक कमेटी बनी 4 सदस्यीय, उसने जांच की, उसने कहा एफआईआर दर्ज की जाए जी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर 2024 में फिर जांच कमेटी बन गई। बिल्कुल, मतलब एक आप सोचिए कि आयुक्त स्तर के अधिकारी जांच करके गए, उन्हें रिपोर्ट पेश की, अब जबलपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर लेवल के लोग अब जांच कर रहे हैं। हमको समझ में एक बात नहीं आई कि जब उच्च आदेशित अधिकारियों के आदेश पे एक जांच कमेटी बनी, तो नीचे कौन सी जांच कमेटी क्या निर्णय लेगी और क्या कार्रवाई करेगी, ये संदिग्ध है। वो एक्सपायरी दवाइयां चली गई, लग गई, कितने मरीज का क्या हाल हुआ ये आज भी पता नहीं। आपको क्या लगता है, आपने जब ये जानकारी निकाली तो ये लगभग कितना मामला कितना गंभीर है? ये बहुत गंभीर मामला। मेरे पास तीनों डीन जो थे, मेरी उनसे बात हुई तो बोले इस एक्सपायरी डेट की दवाई से संबंधित जिस भी मरीज को दवाई दी गई, लगाई गई, सफाई में लगाई गई, उससे किसी की मौत नहीं हुई, इसलिए गंभीर मामला नहीं, पहली बात। दूसरा, जब मैंने एक और चीज पूछी कि मैंने पिछले 15 साल में एक्सपायरी डेट की कितनी दवाइयां डिस्पोज की गई, क्योंकि आप मुझसे वरिष्ठ हैं, दवाइयां जो हम डिस्पोजल करते हैं एक्सपायरी डेट की, उसका एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक परिनियम नियम बनाया है कि इतने बाई इतने का गड्ढा खुदेगा, इसमें इतनी मिट्टी आएगी, इसके बाद कॉन्क्रीटिंग हो, इसके पैक करेंगे, इसके 3 महीने बाद देखेंगे कि जमीन पे उसका गलत असर तो नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल फटाफट 2025 में कमेटी बनी 3 सदस्यीय डॉक्टरों की, और उनने ये रिपोर्ट दे दी कि हमने दवाइयां डिस्पोज कर दी, विनिष्टीकरण हो गया। कहाँ हुआ पूछने पे सब बोले हो गया, वो हमारा इंटरनल मामला है। तो वो भी बताने तैयार नहीं कि कौन सी एक्सपायरी दवाइयां हमने डिस्पोज करी हैं, कौन सी एक्सपायरी हुई, कौन सी कितनी लौटी हैं। मतलब दवाइयां एक्सपायरी ही आती हैं, एक्सपायरी ही लगती हैं और एक्सपायरी ही डिस्पोज कर दी जाती हैं। अब मान लीजिए एक दवाई की कीमत
100 रुपये है, तो एक्सपायरी दवाई की कीमत क्या होगी? 0 रुपये। पर मेडिकल कॉलेज पेमेंट 100 रुपये करेगा। ये 100 रुपये का घोटाला, ये आर्थिक घोटाला हो गया। जान के साथ घोटाला क्या हुआ? एक्सपायरी दवा लग गई, अगर मरीज को भगवान ने बचा ली तो बच गया, मर गया तो बोले जो उसकी आयु हो गई थी, उसकी आयु पूर्ण हो गई थी। ये यमराज कोई मानने तैयार नहीं होगा कि एक्सपायरी डेट की दवाइयां मरीज को उपयोग में की गई, क्योंकि सब मिली भगत से चल रहा है। बिल्कुल साहब, आप देखिए रिपोर्ट में अधिकारियों ने लिखा है कि इनके पास ना स्टॉक रजिस्टर है, ना इनके पास दवाइयों का विवरण है, कहाँ से आई कहाँ गई। इसीलिए ये बड़ा अपराध है। ये अपराध की श्रेणी में प्रथम दृष्टया ये आता है कि पुलिस में मामला देके जांच कराई जाए, पर आज तक कोई भी जांच नहीं हुई। कमेटियां बनी, कमेटियां बन के बनी है, रिपोर्ट आगे आ गई है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश भाई, इससे भी बड़ा अपराध है जो शायद आपने भी नहीं समझा होगा, जी जी। लेकिन दर्शकों आपको समझने की जरूरत है। जो एक्सपायरी दवाएं मरीजों के लिए उपयोग में ला दी गई, उससे मौत हुई या नहीं हुई, इसकी बात तो अलग होती है कि वो जांच होना चाहिए, वो रजिस्टरों में दर्ज होना चाहिए, लेकिन विनिष्टीकरण कहाँ हुआ? जमीन के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो गया। वो दवाएं कहाँ विनिष्ट की गई हैं ये भी पता नहीं चला। इस धरती की जो धड़कनें हैं उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल सही। अगर इस तरह से खेल चल रहा है तो आप मान के चलें कि एक बड़े भ्रष्टाचार के साथ हम सब जीवन की अपनी उन अहम स्थितियों में हैं जहां हम सांस ले रहे हैं, जहां हम खाना खा रहे हैं, जहां हमारी धरती के साथ अनाज उपजाया जा रहा है। उन जगहों को चिन्हित करना जरूरी है कि कहां पर ये दवाओं का विनिष्टीकरण हो रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर वो नहीं बताते हैं तो ये उससे बड़ा अपराध है। नहीं सर, उन्होंने बताया सूचना अधिकार में कि हमने 3 समिति बना के 3 डॉक्टरों को अपॉइंट कर दिया, उन्हें विनिष्ट कर दिया दवाइयाँ। लेकिन कहाँ? ये जब पूछा कहाँ, तो बोले ये हमारा ज्यूरिडिक्शन है, हम कहाँ कर रहे हैं ये हम नहीं बता सकते। आरटीआई में कागज उन्हें दिए कि 3 डॉक्टर हैं, शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और 2 डॉक्टर जूनियर हैं, उन्होंने बोला हम डिस्पोज कर दिया। मैंने कहा कितने की लेबर लगी, कितना गड्ढा हुआ, किस जमीन पे, किस बंजर जमीन पे आपने किया? बोले ये हम नहीं बताएंगे। सरकारी अधिकारी हैं साहब, इनसे बड़े माई बाप तो कोई नहीं हो सकते, इलाज भी नहीं से कराना हमें। दोस्तों, इन मुद्दों को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप समझ लें कि आप एक ऐसे पूरे जाल में उलझे हुए हैं जहां पर कि दवाओं की खरीद फरोख्त से लेके, दवाओं की एक्सपायरी डेट से लेके आपके साथ पता नहीं क्या खिलवाड़ हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में सब कुछ भ्रष्ट है, सब कुछ काला पीला है। कुछ ईमानदार डॉक्टर भी हैं, कुछ ईमानदार वहाँ के कर्मचारी भी हैं, लेकिन वो भी इन भ्रष्ट तंत्र के भीतर घुट रहे हैं। अखिलेश जी, आपने देखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की स्थितियां हैं, लोग बड़े भरोसे से इलाज के लिए आते हैं। गांव का आदमी सोचता है एक बड़े अस्पताल में आए हैं। कुछ चिकित्सक ऐसे भी हैं जो मानव सेवा करते हैं। बिल्कुल। उन चिकित्सकों की स्थितियां वहां पर क्या लगती हैं आपको? साहब होता क्या है कि जब एक बड़ा तबका करप्शन करता है और एक बहुत छोटा तबका करप्शन रोकने का प्रयास करता है, तो बड़ा तबका हावी हो जाता है और उनको उलझा देता है। और उनके नाम पे इतनी जांचें होती हैं कि वो बेचारे काम ही नहीं कर पाते हैं। वो हम ही जैसों को ढूंढते हैं कि कहीं से कोई जानकारी इनको दे दो, शायद न्यायपालिका, शायद कार्यपालिका, शायद कोई अधिकारी कार्रवाई कर ले, पर कार्रवाई होती नहीं है। 2 जांच कमेटियां बैठ गई, 2 जांच कमेटियां बैठी, बन गई, तीसरी अभी चल रही है। तो साहब ये हाल है। डर का वातावरण बना के बड़े अस्पतालों में आदमी आता जरूर है, पर वहां भी डॉक्टरों के एजेंट लगे हैं, निजी अस्पतालों वाले के एजेंट हैं, वो लेके भाग जाते हैं। वहां पहुंचता वही है जिसके पास पैसा नहीं है, जो सरकार पे भरोसा करता है, जो भगवान पे भरोसा करता है कि आज यहाँ अच्छा इलाज मिल जाएगा। अब उसको एक्सपायरी दवा दो या आप एक्सपायरी दवा खिला दो, उसे बच गया तो भगवान भरोसे, नहीं बचा तो आपके भरोसे। क्योंकि आपको ना जेल होनी, ना आपको सजा का डर है, ना आपको आर्थिक अनियमितता करने से डर है, तो आप तो सर्वप्रमुख हो गए। आम आदमी आज भी सड़क पे कम
और बेहतर इलाज की तलाश में, कम कीमत और बेहतर इलाज की तलाश में आज भी भटक रहा है। गरीब का इलाज, गरीब की चिंता सरकार के सामने केवल चुनाव के समय आती है, और चुनाव में जीतने के बाद सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे मंत्री से लेके अफसर तक गरीब को नजरअंदाज कर देते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी ने जो जानकारी निकाली है, दोस्तों हम चाहेंगे कि ऐसी जानकारियों को आप न सिर्फ समझें, बल्कि इनके साथ आवाज से आवाज मिलाकर सरकार से सवाल करें कि आखिर इन जांच कमेटियों की रिपोर्ट का हुआ क्या। ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज हुआ, आपने भी कराया होगा, शिकायतें भी दी होंगी, अभी तक कोई नतीजे सामने नहीं। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। ईओडब्ल्यू से एक पत्र आया कि हमने संबंधित विभाग के अवर सचिव को पत्र भेज दिया है, अनुशंसा के लिए, अनुशंसा होगी तब हम जांच करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को बताना चाहता हूं कि किसी भी आम नागरिक को अगर लगे कि इन दस्तावेजों को लेकर हम माननीय न्यायपालिका में जा सकते हैं, तो मेरे पास जितना सूचना अधिकार के तहत जिन बातों को लेकर मैं बोल रहा हूं, दस्तावेज हैं सर्टिफाइड, मैं देने को, दिखाने को हमेशा तैयार हूं। तो दोस्तों, एक सूचना का अधिकार आपके हाथ में है, वो शस्त्र है, लेकिन सरकार के सामने कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री ये साहस नहीं कर पा रहा है कि दोषी कौन है इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। अब मुद्दा बचता है कि ईओडब्ल्यू तो वो भी अनुशंसा मांग रही है, और आम नागरिक उसी व्यवस्था के भीतर कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को भगवान भरोसे छोड़कर बैठा है। अखिलेश भाई, आपने नो न्यूज ओनली व्यूज से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे चाहेंगे कि ऐसे मामलों को, जिससे कि जनता जुड़ी है, जनता का एक वंचित वर्ग जुड़ा है, गरीब जुड़ा है, किसान जुड़ा है, मजदूर जुड़ा है, उसको बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिले, उसके जीवन में बेहतर स्थितियां कब आएं। भ्रष्टाचार जिस तरीके से फल फूल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं तो कोई को आवाज उठाना होगी। आपने जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।